फिल्म की शुरुआत में हमें केटी और नैन्सी को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही होती है। इसके बाद वे दोनों केटी के घर जाते हैं। असल में वे दोनों एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही होती है और अगले दिन उन्हें अपनी पढ़ाई के एक प्रोजेक्ट के लिए न्यूयॉर्क के पास के एक एग्रीकल्चर फार्म में जाना था और वे दोनों इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वे दोनों आपस में बातें करने लगती है कि इस बहाने वे न्यूयॉर्क शहर भी घूम लेगी और वहाँ खूब सारी शॉपिंग भी कर लेगी। अगले दिन उन दोनों को लेने के लिए केटी का अंकल जेसन आता है। वह एक डिटेक्टिव होता है। जब वे दोनों जेसन के घर जाती है तो वहाँ उनकी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड से होती है जो उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वे दोनों फार्म पर जाने के लिए पहले अपने लिए नए नाम सोचती है। केटी अपना नाम हेदर और नैन्सी अपना नाम रिप्ली रखती है और वे दोनों अपनी पुरानी आईडी को भी जेसन के घर ही छोड़ने का निर्णय लेती है। अगले दिन जेसन उन दोनों को लेकर बस स्टैंड जाता है लेकिन उनकी बस लेट हो जाती है। काफी देर वेट करने के बाद केटी जेसन को ये कहकर जाने के लिए कहती है कि वे दोनों बस आने पर यहाँ से चली जाएगी और फार्म पर जाने के बाद उसे मैसेज कर देंगे। इस पर जेसन उन्हें मैसेज में कोड वर्ड इस्तेमाल करने के लिए कहता है जिससे वो समझ सके कि वे दोनों सुरक्षित है। केटी कहती है कि वो मैसेज के अंत में कोड वर्ड के रूप में एप्पल वर्ड को यूज करेगी। इस पर जेसन उसे कहता है कि उसे हर बार अगले अल्फाबेट से बने हुए वर्ड का यूज करना है ताकि कोई उसके कोड वर्ड को समझ ना सके। उसी समय सड़क पर गुजर रहे दो लड़के केटी और नैन्सी को देखते हैं। इसके बाद जेसन उन दोनों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जेसन के जाने के बाद वे दोनों एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए जाती है। थोड़ी देर बाद वे दोनों लड़के भी वहाँ आ जाते हैं जो कुछ देर पहले उन्हें देख रहे होते हैं। इनके नाम जेड और लुकस है। वे दोनों केटी और नैन्सी से बातें करने लगते हैं। केटी और नैन्सी उन्हें अपना नाम हेदर और रिप्ली बताती है। केटी उन्हें बताती है कि वे दोनों न्यूयॉर्क के एक एग्रीकल्चर फार्म में पढ़ाई करने के लिए जा रही है। इस पर जेड उन्हें कहता है कि वह भी उसी ओर जा रहे हैं और अगर वो दोनों उनके साथ आना चाहे तो वे उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन केटी उनके साथ जाने से मना कर देती है। जब जेड और लुकस वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तो नैन्सी केटी को उनके साथ चलने के लिए मना लेती है और वे दोनों भी उनके साथ चली जाती है। यहाँ से वे दोनों केटी और नैन्सी को फार्म ना ले जाकर अपने घर ले जाते हैं जो कि जंगल के पास में होता है। ये देखकर केटी और नैन्सी थोड़ा घबरा जाती है और उन्हें तुरंत फार्म जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी जेड और लुकस के घर से उनकी माँ बाहर आती है और बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत करती है और उन्हें अंदर आकर चाय पीने के लिए कहती है और बताती है कि चाय पीने के बाद जेड और लुकस उन्हें फार्म पर छोड़ देंगे। उनकी माँ के व्यवहार को देखकर केटी और नैन्सी मान जाती है और चाय पीने के लिए घर के अंदर चली जाती है। जब वे दोनों चाय पी रही होती है तो केटी के पास जेसन का मैसेज आता है जिस पर केटी उसे कोड वर्ड एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है। इससे जेसन समझ जाता है कि वे दोनों फार्म पहुंच चुकी है। फिर लुकस की माँ उन दोनों को कुछ खाने के लिए देती है जिसे खाते ही केटी और नैन्सी को नशा होने लगता है क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ होता है। इससे वे दोनों समझ जाती है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वे दोनों वहाँ से भागने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही वे दोनों बेहोश हो जाती है, जिसके बाद जेड और लुकस उन्हें उठाकर वापस अपने घर ले आते हैं। अगले दिन जब उन्हें होश आता है तो वे दोनों खुद को जंगल में पाती है और उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए होते हैं। ये सब देखकर वे दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ जेड आता है और उन्हें बताता है कि वह जंगल में ऐसी जगह पर है जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है और उनकी आवाज को कोई नहीं सुनेगा, इसलिए उनके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। कुछ देर बाद वहाँ बोरिस नाम का एक आदमी आता है जो केटी को उसका फोन दिखाकर कहता है कि तुम्हारे फोन पर किसी जेसन नाम के आदमी ने मैसेज किया है जिसे तुम पिछली बार मैसेज में एप्पल लिखकर भेजा था। वह उन दोनों से उसका मतलब पूछने लगता है। केटी उसे बता देती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है कि वे दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसके बाद बोरिस भी जेसन को मैसेज में हम सब ठीक है लिखकर भेज देता है और आखिर में एप्पल कोड वर्ड भी लिख देता है। इसके बाद वे दोनों केटी और नैन्सी को उनके सामने ही नहाने के लिए जबरदस्ती करते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ एक एंड्रू नाम का पुलिस अफसर आ जाता है जिसे देखकर केटी और नैन्सी उससे मदद मांगने लगती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि पुलिस अफसर भी उन लोगों के साथ ही मिला हुआ है और ये सब देखकर वे दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर केटी और नैन्सी उन दोनों के सामने बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाती है और कहती है कि उन्हें वहाँ से जाने दिया जाए। वह दोनों किसी को भी कुछ भी नहीं बताएगी, लेकिन वो लोग उनकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद पुलिस वाला एक गोली खाता है और केटी को लेकर कंटेनर में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। वहीं दूसरी ओर
जेसन को केटी और नैन्सी की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। असल में वो समझ चुका होता है कि वे दोनों किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है, क्योंकि उन्होंने मैसेज में दोबारा से एप्पल वर्ड का इस्तेमाल किया है। अगले दिन वे लोग नैन्सी के पास एक नशेड़ी आदमी को भेजते हैं जो उनके साथ जबरदस्ती करने के साथ उसे सिगरेट से जला भी देता है। असल में ये लोग ऐसे लड़कियों को किडनैप करके उनसे जबरदस्ती धंधा करवाते हैं। वही जेसन एग्रीकल्चर फार्म पर फोन करता है तो उसे पता चलता है कि वे दोनों कभी भी एग्रीकल्चर फोरम में पहुंची ही नहीं। इसके बाद जेसन उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर केटी और नैन्सी के साथ बहुत ही बुरा हो रहा होता है और वो लोग उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार कर रहे होते हैं। एक दिन उनके पास एक आदमी सुअर का मास्क लगाकर आता है। जेड और लुकस उसे केटी और नैन्सी को दिखाते हैं, जिसके बाद वो आदमी नैन्सी को चूज करता है और उसे कंटेनर में ले जाके उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसके जाने के बाद केटी नैन्सी के पास जाती है और देखती है कि नैन्सी की हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जेसन पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ उसे वही पुलिस अफसर मिलता है जो जेड और लुकस से मिला हुआ था। जेसन उसे केटी और नैन्सी के किडनैप के बारे में बताता है और वह ये भी बताता है कि वह एक FBI एजेंट है। इस पर वो पुलिस अफसर जेसन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वे दोनों किडनैप हो गई है। इस पर जेसन उसे कोडवर्ड वाली बात बता देता है। वो पुलिस अफसर इस बात को बोरिस को बता देता है। बोरिस जंगल में जाकर जेड और लुकस को बताता है कि केटी का अंकल एक FBI एजेंट है और वह इन दोनों को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया है। बोरिस जेड को कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर उसे बताता है कि उन्हें जल्द से जल्द इन लड़कियों को ठिकाने लगाना होगा, वरना वे लोग किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। वह जेड को ये भी बताता है कि वह शहर से आने वाली नई लड़कियों को पकड़ने जा रहा है। केटी अपने कंटेनर के पास खड़ी होकर चुपचाप उनकी सारी बातों को सुन लेती है। जेड से बात करने के बाद बोरिस केटी के साथ जबरदस्ती करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर जेसन उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ केटी और नैन्सी उन दोनों लड़कों से मिली थी। वहाँ जाकर वो काम करने वाले एक आदमी से केटी और नैन्सी के बारे में पूछता है। वह आदमी उसे बोरिस की गाड़ी के बारे में बताता है जिसमें वो दोनों बैठकर गई थी। उधर केटी नैन्सी को बताती है कि ये लोग हमें मारने की योजना बना रहे हैं। तभी जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को अपने साथ लेकर वहाँ आ जाते हैं जिसने नैन्सी के साथ जबरदस्ती की थी। वह दोनों उस नशेड़ी आदमी को केटी और नैन्सी पर नजर रखने के लिए छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाते ही केटी उस नशेड़ी आदमी को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसे अपने नजदीक आने के लिए उकसाती है। जैसे ही नशेड़ी आदमी केटी के पास आता है तो केटी उसके गले पर काट लेती है, जिससे उसके गले से खून बहने लगता है और थोड़ी देर में ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद केटी और नैन्सी अपनी हथकड़ियों को खोलकर वहीं छुप जाती है। तभी एंड्रयू वहां पहुंचता है। जैसे ही वह उन्हें देखने के लिए जाता है वे दोनों चुपके से उसकी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है। यहाँ से वह दोनों एक मॉल में जाती है और वहां जाकर बहुत सारा सामान खरीदती है जिसमें हथौड़ी, कीलें, रस्सी और बहुत ही सारे खतरनाक औजार होते हैं। इसके बाद वे दोनों मॉल के कैशियर से बोरिस के घर का पता पूछते हैं और वह उन्हें उसके घर का पता बता देता है। वही जेसन भी कार इंश्योरेंस कंपनी में जाकर बोरिस के घर का पता लगा लेता है। बोरिस अपने घर पर गाने सुन रहा होता है। तभी केटी और नैन्सी वहां पहुंच जाते हैं और टेनिस बॉल पर बहुत सारी कीलें लगाकर उसके चेहरे पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक टेबल से बंधा हुआ पाता है। बोरिस उन्हें खुद को छोड़ने के लिए बहुत सारे पैसे देने का लालच देता है, लेकिन वे दोनों पैसे लेने के बाद उससे उस मास्क वाले आदमी का पता पूछते हैं और बोरिस उन्हें उसका पता भी बता देता है। तभी जेसन भी बोरिस के घर पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वह फोन पर बात करने लगता है। अंदर केटी और नैन्सी एक लकड़ी पर बहुत सारी कीलें लगाकर उसे बोरिस के पिछवाड़े में घुसा देती है, जिससे बोरिस चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर जेसन जल्दी से अंदर जाता है, लेकिन वहाँ बोरिस उसे मरा हुआ मिलता है। फिर वह जल्दी से पीछे के दरवाजे से बाहर आता है। तब तक केटी और नैन्सी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। जेसन तुरंत ही वापस पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ एंड्रयू से केटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन एंड्रयू उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद जेसन एक बार फिर से केटी को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि केटी का फोन उस एंड्रयू के पास है। इससे पहले कि जेसन कुछ कर पाता, एंड्रयू उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। दूसरी ओर केटी और नैन्सी एक चर्च जाती है, जहां हमें पता चलता है कि वो मास्क वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि चर्च का पादरी था। इसके बाद नैन्सी एक बेसबॉल बैट लेकर उसके पास पहुंचती है और वह नैन्सी को एकदम पहचान लेता है, लेकिन तभी अचानक केटी पीछे से आकर बेसबॉल बैट से उस पादरी को बेहोश कर देती है। इसके बाद वे दोनों पादरी को अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन के अंदर ले जाती है, जिससे वो अधमरा हो चुका होता है। और वहां जाकर वो एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदकर उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जलाकर ही मार डालती है। वही जेसन को उस पुलिस वाले ने कैद कर रखा होता है और कुछ देर बाद वह दो नई लड़कियों को किडनैप करके वहां ले आता है। जब वह उन दोनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तभी केटी और नैन्सी पीछे से आकर बेसबॉल बैट से उसके सिर पर अटैक कर देती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। केटी और
नैन्सी को सामने देखकर वह उन दोनों से माफी मांगने लगता है। इसके बाद केटी गन में एक बुलेट डालकर उसके साथ खेल खेलती है, जिसमें उसे 5 चांस मिलते हैं। केटी और नैन्सी बारी बारी से उस पर शूट करती है, लेकिन वह 5 बार बच जाता है, जिससे वह थोड़ा मुस्कुराने लगता है। लेकिन तभी केटी उस पर फाइनल गोली चलाकर उसे मार देती है। जिसके बाद केटी और नैन्सी वहां पर बंधी हुई लड़कियों को खोल देती है और उन्हें जेसन को खोलने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो लड़कियां जेसन की रस्सी को खोलकर उसे बताती है कि उन लड़कियों ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। इससे जेसन समझ जाता है कि वे दोनों लड़कियां और कोई नहीं बल्कि केटी और नैन्सी है। अगले सीन में हमें जेड और लूकस की माँ को दिखाया जाता है, जो पानी पी रही होती है, लेकिन तभी उसे नशा होने लगता है और वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वह कुर्सी पर बंधी हुई होती है। केटी और नैन्सी ने जेड को भी उसके सामने ही बांध रखा होता है। लूकस की माँ के होश आने पर केटी और नैन्सी जेड को बेसबॉल बैट से मारकर नीचे गिरा देती है और फिर दोनों उसे बेसबॉल बैट से पीट पीट कर मार देती है। ये सब देखकर लूकस की माँ जोर जोर से रोने लगती है। फिर वे दोनों उसे लूकस के पास ले जाती है और वहां जाकर वे लूकस को एक बेसबॉल बैट देकर उसकी माँ को मारने के लिए कहती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने अपनी माँ को नहीं मारा तो वे उसे गोली मार देंगी। लेकिन लूकस अपनी माँ को नहीं मार पाता और उनसे अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन तभी नैन्सी उसे गोली मार देती है। इसके बाद वे बंदूक से अपने फिंगरप्रिंट मिटाकर उसे लूकस के हाथ में पकड़ा देती है, जिससे पुलिस को ये लगे कि ये लोग आपस में ही लड़कर मर गए हैं। ये सब देखकर लूकस की माँ भी उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि अगर वो उसे छोड़ देगी तो वह उन्हें बहुत सारे पैसे देगी। ये सुनकर केटी और नैन्सी हंसने लगती है और इसके बाद केटी एक ग्रास कटिंग मशीन को लेकर उस महिला के फेस पर चला देती है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जेसन केटी के घर जाता है और जहां से वे दोनों फिर से न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में जा रही होती है और इस बार फाइनली वे दोनों एग्रीकल्चर फार्म में पहुंच जाती है और उसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।